सुपर एग्जिट पोल भारत 24 पर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं और लगभग तस्वीर सुपर एग्जिट पोल के साथ क्लियर होती हुई नजर आ रही है। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एक बार फिर से उनको आपके सामने रखेंगे। ये आंकड़े पूर्वानुमान है 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले और एनडीए को मिल रही है जबरदस्त बढ़त, जबरदस्त बहुमत। एनडीए को 367 लोकसभा सीटों का अनुमान, इंडिया अलायंस को 140 लोकसभा सीटों का अनुमान और 6 जो एग्जिट पोल आए उसमें एनडीए 350 के पार इस वक्त बताई जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन राज्यों के भी आंकड़े सामने आने लगे हैं। जबरदस्त बहुमत एनडीए को 367 लोकसभा सीटों के साथ मिलता हुआ सुपर एग्जिट पोल में नजर आ रहा है। जो अलग अलग एग्जिट पोल है, 6 एग्जिट पोल जिसमें एनडीए 350 के पार जा रही है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। फौरन आपके पास आते हुए क्योंकि राजस्थान में भी बढ़त का अनुमान और राजस्थान को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि गुजरात तो सेफ है लेकिन राजस्थान में नुकसान की आशंका हो सकती है, लेकिन जबरदस्त बढ़त यहां पर भी है। अब इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के साथ और लगभग 6 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो 350 के पार जा रहे हैं, तो बीजेपी के लिए तो विन विन सिचुएशन है या 400 पार नहीं गए इस पर भी बात करनी है। देखिए, जहां तक बात राजस्थान की है, जो जमीन पर नजर आ रहा था उसमें यह था कि 25 से 25 शायद रिपीट ना हो पाए। बाड़मेर का जिक्र करें या सीकर का जिक्र करें, उसमें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी देखिए, अलग अलग मैं आपको और भी अगर हम उनकी बात करें तो अलग अलग एग्जिट पोल अलग अलग चीज बता रहे हैं। राजस्थान में एबीपी सी वोटर बता रहा है कि 21 से 23 ही है। राजस्थान में दैनिक भास्कर बता रहा है 18 से 22 है। राजस्थान में इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स बता रहा है बीजेपी को 20 है। इंडिया टुडे एक्सिस बता रहा है 16 से 19, 25 में से। इंडिया टीवी सीएनएक्स बता रहा है 21 से 22। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं 2 से 5 सीटों को कम बता रहे हैं। वहीं जैसा जिक्र हो रहा था जिसका आपका जिक्र कर रही हैं, लेकिन राजस्थान में कहीं ना कहीं 25 को करना वो अपने आप में एक अलग बात है कि 25 से 25 पुराना खाता जो है पूरा हो जाए। हालांकि एग्जिट पोल यहां पर भी कम वो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़त, एक अलग अलग तरीके के आंकड़े हैं। लेकिन जब हम जमीन पर देखते हैं तो वहां पे 25 से 25 रिपीट करना नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है अभी उसमें उन्होंने धन्यवाद देते हुए, क्योंकि उसको समापन हुआ है आज वोट का, उन्होंने 2 चीजों का जिक्र किया, एक युवा शक्ति, एक नारी शक्ति। तो अपने आप में एग्जिट पोल के जो नतीजे नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के ट्वीट में युवा शक्ति और नारी शक्ति का नाम है, ये बहुत कुछ कहता है। पर आपका सवाल क्योंकि राजस्थान से जुड़ा था तो उसमें 25 से 25 रिपीट करना एक चुनौती होगी राजस्थान। ठीक है, लेकिन 367 लोकसभा सीटों का अनुमान सुपर एग्जिट पोल में, अलग अलग एग्जिट पोल के हिसाब से, जहां पर 350 के पार ज्यादातर एग्जिट पोल इस वक्त नंबर एनडीए को देते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश जादव है कांग्रेस के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ओपी यादव चुनाव विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहली प्रतिक्रिया चारू प्रज्ञा आप ही से लेना चाहूंगी। 367 फिलहाल ये आंकड़ा सुपर एग्जिट पोल में सामने है। अब ये बताइए, मैं आपसे क्या पूछूं कि 400 पार नहीं गए तो क्यों नहीं गए, या 367 ले आए तो बहुत खुश हैं? आप म्यूट हैं चारू। माफी चाहती हूँ। नमस्ते पूर्णिमा जी। नमस्ते। एक चीज तय है, हम 4 तारीख को फिर एक बार मोदी सरकार की तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी मोदी की गारंटी के बेसिस पर हो रही है। जो काम, जो रिपोर्ट कार्ड हमने अपने पिछले 10 साल का दिखाया है और आगे के लिए विकसित भारत का जो हमने विजन बनाया है। अब आंकड़े हो सकता है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो, हम तो अभी भी दावा करते हैं कि 400 पार का आंकड़ा हम करके दिखाएंगे। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पहली बात तो विजन है, क्लैरिटी है, जिस चीज का वादा करते हैं वो डिलीवर करते हैं। मैनिफेस्टो में एक एक पॉइंट को हम टिक करते जाते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि हम केवल बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की तरह परिवारवाद की बात नहीं करते, तुष्टीकरण की बात नहीं करते, जातिवाद की बात नहीं करते। हम भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं और इसी एक ड्रीम में कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश के सारे के सारे वोटर्स, एंड इसीलिए बार बार मोदी जी को आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, आकाश जादव भी इस वक्त हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता। आकाश जादव जी, 140 सीटों तक कांग्रेस को ये एग्जिट पोल देते हुए नजर आ रहे हैं। आज ही हमने सुबह सुना 295 शॉर्ट 300 के प्लस
इस बात का जिक्र किया गया है अलायंस की तरफ से कि हमारा आकलन ये कहता है, लेकिन सुपर एग्जिट पोल आपको 140 तक सिमटाते हुए नजर आ रहा है। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, मैं इतना ही कहूँगा भाजपा के प्रवक्ता को। और सुपर एग्जिट पोल पे मैं कुछ तथ्य मानना चाहता हूँ। 2019 के अंदर भाजपा को 303 सीटें मिली थी और एनडीए के जो अलायंस पार्टनर थे उनको 50 सीटें मिली थी। टोटल 353 सीटें थी। उसके अंदर मेजर जो 10 राज्य थे, 10 से 11 राज्य, उसमें 90% से 100% बीजेपी ने वहाँ पे सीटें जीती थी। अब 2019 में सबसे बड़ा जो रीज़न था इतनी सीटें जीतने का, वो रीज़न था पुलवामा का हमला, शहीदों का बलिदान, और वो एक सहानुभूति का एक रीज़न रहा। उसका बहुत सारा हिमाचल हो, राजस्थान हो, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शहीद जवान हुए, वहाँ का 100% उनको रेशो मिला। इस बार 2024 के अंदर जो नैरेटिव था, और कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसमें देश के अंदर एक राजकीय चेतना निर्माण करने में राहुल गांधी जी की ये दोनों यात्राएं कारगर रही। और उसका फायदा ये हुआ कि इस देश के अंदर जो बेसिक मुद्दे थे, महंगाई थी, बेरोजगारी थी, यहाँ का आरक्षण का विषय था, यहाँ के संविधान को बचाने का विषय था, महिलाओं के सुरक्षा का विषय था, इस विषय पे चर्चा हुई। और इसी ऊपर मैं अगर आपको जाऊं तो 11 राज्यों का, पूर्णिमा जी 1 मिनट सुन, लेट मी कंप्लीट, एक बात जोड़ना चाहता लेट मी कंप्लीट, एक बात जोड़ना लेट मी कंप्लीट, मैं इसको ये करना बोलिएगा बोलिएगा, बस मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ, एक बात जोड़ना चाहती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि 367 मान के चलिए, अगर सुपर एग्जिट पोल दिखा रहा है, एग्जिट पोल ये दर्शाता है, बहुत कम भी हो जाएगा, बहुत कम भी हो जाएगा, क्योंकि एग्जिट पोल सटीक तो होते नहीं है, एक आकलन होता है, पूर्वानुमान है, तो कितना चला जाएगा? और 140 से आपका बढ़ भी जाएगा तो कितना चला जाएगा? पूर्णिमा जी, देश के अंदर अंडर करंट है। कोई, मैं भी सेफोलॉजी का कोर्स किया हुआ हूँ, कोई भी आज के तारीख में 2024 का एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं कर सकता। यह सच्चाई है। मैं आपको एक आंकड़ा रखता हूं, कर्नाटक में बीजेपी ने जीती थी 28 में से 26 सीट। अब कर्नाटक की परिस्थिति में मैं आपको बोलता हूं, कर्नाटक में विधानसभा में जीत के आई है कांग्रेस पार्टी। क्यों आई है? क्योंकि जेडीएस जो देवेगौड़ा जी की पार्टी थी, उसका जो 8% माइनॉरिटी का वोट बैंक था, वो पूरी तरह शिफ्ट हुआ कांग्रेस को विधानसभा में। वो आज प्रज्वल रेवन्ना की केस हो या पूरी बाकी की बातें हो, वो माइनॉरिटी का वोट कांग्रेस के साथ ही गया है। तो कहीं ना कहीं वो 24 सीटें जो भाजपा जीती थी, उसको सीधा 10 सीटों का वहीं पे ये आघात हो रहा है। दूसरी बात मैं आपने कर्नाटक की बात की, अभी इंडिया टुडे का एग्जिट पोल जो है वो कर्नाटक के बारे में बताता है। भारतीय जनता पार्टी 23 से 25 सीटें, जेडीएस को 2 से 3 सीटें और कांग्रेस को 3 से 5 सीटें। देखिए मैं वही देखिए, तमाम एग्जिट पोल्स जो सामने निकल कर आ रहे हैं, या तो हम मान लें कि एग्जिट पोल सब बेकार है, देखिए, या हम मान लें कि भाई इसका जो संकेत निकल कर आ रहा है वो संकेत पर हम चर्चा कर लें। आपकी बात में जो आप जो कह रहे हैं हो सकता है बिल्कुल सही हो, लेकिन जो अभी डेटा बेस हमारे पास उपलब्ध है, उस डेटा बेस के हिसाब से आपकी बात और यहाँ डेटा बेस में मिसमैच बहुत ज्यादा है। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अभी 2024 के अंदर अंडर करंट है। अंडर करंट क्यों है? क्योंकि इस देश की पूरी यंत्रणाएं जो है, हर चीज को ड्राइव किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो एंटी वोट गया है, वो पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रहा है। मैं किसी एग्जिट पोल को दोष नहीं दे रहा हूं। जो सैंपल लिए गए हैं वो सैंपल 100% सही है क्या, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि मैं धरातल पे रहा हूं, कार्यकर्ता के तौर पे मैं 3 राज्यों में जाके काम किया हूं, करीब करीब मैं 50 कॉन्स्टिट्यूंसी घुमा हूं। तो मैंने देखा है वोटर के अंदर एंटी मोदी वेव है, लेकिन वो कहने से डरते हैं, ये सच्चाई है। तो मैं दूसरे राज्यों पे आऊं, बिहार, हरियाणा के अंदर आप पूर्णिमा जी, आप हरियाणा में ही है, मतलब बगल में। जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो किस बात का डर? जब आप वोट डालने के लिए जाते हैं तो थोड़ी आपके सर पे कोई बीजेपी या कांग्रेस या किसी और पार्टी का खड़ा रहता है कि नहीं नहीं मुझे ही वोट दो। वोट देने की बात होती है ना, तो वोटर तो तब चॉइस करता है ना कि मुझे किसको वोट देना है, तब तो कोई दबाव नहीं होता। आप कह रहे हैं एंटी मोदी वेव है, लेकिन ग्राउंड पर आप रहे हैं, हर कोई कहता है कि भले ही प्रत्याशी से दिक्कत हो, नापसंद हो, लेकिन मोदी को पसंद करते हैं। बिल्कुल मोदी जी के खिलाफ वोट हुए हैं देश के अंदर, क्योंकि मोदी जी के खिलाफ इसलिए वोट हुए हैं क्योंकि उनके बेसिक मुद्दों को 10 साल में, सबसे बड़ी बात तो इस देश का जो भी आरक्षित वर्ग था, SC, ST, OBC, अब माने या ना माने, ये इस देश के अंदर 52% OBC ये करता है, SC 17% करता है, ST 13% करता है। यह कहीं ना कहीं इस देश के अंदर इनके आरक्षण के ऊपर गदा आई है, इनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई, इनके फंड्स डाइवर्ट किए गए, इनकी जमीनें हड़पी गई। यादव जी, अगर मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं तो आप ये कह रहे हैं कि आज एग्जिट पोल चाहे जो कुछ भी हो,
तस्वीर इसके बिल्कुल उलट होगी 4 तारीख को। आप ये कह रहे हैं? अगर बिल्कुल मैं आपको होगी। मोटी बात मेरा आपकी मेरा मानूं। मेरा अनुमान है कि भाजपा 180 और एनडीए के पास तो आज उनका कोई बड़ा दल रहा ही नहीं है। 2019 में शिवसेना थी उद्धव ठाकरे की, जो 18 सीट लेके आई थी। आज शिवसेना उद्धव ठाकरे का गठ इंडिया गठबंधन के साथ है। मैं महाराष्ट्र से हूं। आज फिर से वो 18 सीट जितने जा रही है। किस आधार पे जीतने जा रही है? इंडिया गठबंधन के साथ मराठा आंदोलन वहाँ पे जो हुआ, एक जिस तरीके से पार्टी तोड़ी गई, वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ की धज्जियां उड़ा गई। महाराष्ट्र एक प्रोग्रेसिव राज्य है, वहाँ की जनता ने इसको स्पष्ट तौर पे नाकारा है और पूरी की पूरी सहानुभूति जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ है। ठीक है। कांग्रेस को 11 सीटें मिलने जा रही है। पार्टी स्टैंड पर, आप इंडिया अलायंस के स्टैंड पर हैं कि 295 सीट कम से कम, उससे ज्यादा ही आएंगी। 300 से ऊपर सीट आएंगी। हमारे नेता अभी आज आपके आदरणीय अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन कहा। खड़गे जी ने कहा है, तो मैं उस बात को मानता हूं, लेकिन मेरा खुद का अनुमान है कि 300 के पार आ रही है। और बीजेपी 180 के नीचे रहेगी। बीजेपी व्यक्तिगत 180 तक रहेगी और इंडिया अलायंस 204, एनडीए जो है 204। So we should hold you for this, right? Yes. We should hold you for this. 100%। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है। ओपी यादव जी आपके पास आते हुए, और जो कुछ भी आपने सुना अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को कहते हुए, यादव जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, आपको भी लगता है कि ये जो अभी एग्जिट पोल के आंकड़े हैं ये पूरी तरीके से पलट भी सकते हैं? क्योंकि मैंने उनसे सीधा ये सवाल पूछा कि अगर बीजेपी की घटेंगी भी तो कितनी, और अलायंस की बढ़ेंगी भी तो कितनी, कितना बड़ा बदलाव इसमें संभवतः हम देख सकते हैं? क्योंकि ये तो पूर्वानुमान है। देखिए पूर्णिमा, जो ओपी यादव जी आपके ऑडियो को जरा करेक्ट करवाऊंगी, यही सवाल डॉक्टर सुनील कौशिक आपसे पूछूंगी। ओपी यादव जी आपके ऑडियो को एक बार करेक्ट करवाऊंगी मैं, जरा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ सुनील जी, सुनील देखो पूर्णिमा जी, जहां तक एग्जिट पोल की चर्चा जो आज हम लोग कर रहे हैं, और निश्चित तौर से इसकी समीक्षा कीजिए कि 2019 में यूपीए को 92 सीट मिली और अदर को 97 सीट मिली। यूपीए को 26% वोट मिला, अदर को 29% वोट मिला। और जो वोट प्रतिशत कम था, जहां तक मैं अपने व्यक्तिगत तौर से समीक्षा कर पा रहा हूं, वो वोट बैंक जो कम था वो ऐसा था कि जो अदर्स को जो सीटें मिली वो दिखाई जा रही हैं कि आप इंडी गठबंधन के साथ आ गई। 140 सीटें दिखा रहे हैं, 92 के आसपास थी 2019 में, और 97 थी अदर को, वो 36 सीट दिखा रहे हैं लगभग, या 50 के आसपास मान के चलिए, 125 और 150 के बीच आप इंडी गठबंधन को मान के चलिए। तो वो वोटर जो अदर को वोट किया 2019 में, वो मैं इस एग्जिट पोल के हिसाब से समीक्षा करूं तो वो निश्चित तौर से ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मैं किसके साथ जाऊं। वो वोट प्रतिशत मुझे लगता है कम है, और जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2019 के बराबरी लगभग बहुमत है, 367 के आसपास दिखा रहे हैं, 353 थी, तो 5-7 सीटों का तो बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। लेकिन यदि यूपी और अदर की बात करेंगे तो निश्चित तौर से वहां बदलाव आया है, और वहां यह बदलाव आया है कि अदर का वोट बैंक निश्चित तौर से इंडी गठबंधन को मिला, और वो इस वजह से मिला है कि जो वहां क्षेत्रीय दल थे या छोटे छोटे राजनीतिक दल थे, उन पर उनको भरोसा नहीं था, और वो अदर 97 सीटें थी वो डाइवर्ट होकर के इंडी गठबंधन के साथ आ गई। तो अब ये वोट प्रतिशत कम क्यों हुआ? मुझे लगता है यदि एग्जिट पोल यही नतीजे आते हैं तो सीधा सीधा निचोड़ दिया गया कि वो वोटर जो बीजेपी के साथ जाना नहीं चाहता था, उसे अपनी छोटे पार्टियों पर भरोसा नहीं था, वो इंडी गठबंधन के साथ चला गया। ये आंकड़ों से ये स्पष्ट होता है। ठीक है, यही सवाल मैं चारों आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक ये कह रहे हैं कि जो अन्य के पास 2019 में गया, यानी कि वो जो ये तय नहीं कर पाया किसके साथ जाना है, अलायंस के साथ इस बार वो गया है, और इसीलिए अलायंस प्लस में नजर आ रहा है। यही कह रहे हैं सुनील कौशिक जी, आप यही कहना चाह रहे हैं? और बीजेपी का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा ऐसा कोई बढ़ा नहीं है। बीजेपी जो कह रही है मोदी लहर है, मोदी पर विश्वास है, मोदी 2047 विजन की बात करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स जिनको आप काउंट करवा रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा उनका प्रभाव पड़ता तो ये 6 से 7 सिर्फ ज्यादा नहीं होते, बल्कि इससे और ज्यादा नंबर्स में दिखाई देते। देखिए बात ये है कि जिन अदर्स को इस समय गठबंधन में देने की बात करी जा रही है, पहले तो मेरा सवाल ये है कि गठबंधन है कहाँ?
ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर गठबंधन एक्चुअली काम करता हुआ हमको दिखाई दे रहा है? ये बहुत ही कन्वीनियंस का गठबंधन है। और पिछले जून से लेकर चुनाव का समय आते आते इसकी पोल भारत की जनता के सामने खुल चुकी है। भाई ये वो एक गठबंधन है जो अपना एक मैनिफेस्टो एक साथ रिलीज नहीं कर पाया। ये वो एक गठबंधन है कि एक प्रदेश में साथ में लड़ते हैं, एक प्रदेश में एक दूसरे के सामने लड़ते हैं। तो इस समय प्रोजेक्शंस या आंकड़े अब जो भी दिखा रहे हैं, जमीनी हकीकत ये है कि टीवी पे आप बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके कार्यकर्ता एक प्रदेश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं तो दूसरे प्रदेश में एक दूसरे की तारीफ नहीं कर पाएंगे। और ये सच्चाई है। ये वोट ट्रांसफर का जो मिथ है, जो गणित बार बार दिखाई जाती है, जनता के इमोशंस, उनकी उम्मीदें किसी मैथमेटिक्स पर नहीं चलती। बहुत बार हमने देखा है कि इंडिया अलायंस ने अपना एक नया पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन ये कैसा पर्सपेक्टिव है? पर्सपेक्टिव जो सनातन के खिलाफ चला, पर्सपेक्टिव जो देशभक्ति के खिलाफ चला, पर्सपेक्टिव जो अपनी खुद की जेबें भरकर अपने परिवारजनों को कुर्सियों के ऊपर बिठाने के लिए चला। तो ये सारा पर्सपेक्टिव चारुप्रज्ञा जी, अभी हम जरा राजस्थान की चर्चा आपके साथ करना चाहेंगे और अदिति हमारे साथ हैं, राजस्थान को बहुत करीबी से देखती भी रही हैं। राजस्थान में तकरीबन 5 से 7 सीटों के नुकसान की बात एग्जिट पोल्स में निकल कर आ रही है। उसके साथ साथ हरियाणा के अभी डिटेल्स आए नहीं है, लेकिन वहाँ भी नुकसान की बात निकल कर आ रही है। अगर इस तरह से नुकसान हो रहा है तो फिर आकलन तो करना पड़ेगा कि आखिरकार उन राज्यों में जहाँ पर आपकी राज्य सरकार अभी दिसंबर में बनी, वहाँ नुकसान क्यों हो रहा है? चारू जी, आप ही से सवाल है। हाँ जी, तो आप देखिए जिस तरीके से आकलन कर रहे हैं, ये आकलन तो दोनों तरफ से चलता है ना। ये पर्सपेक्टिव की बात है। मैं वापस यही आपसे कहना चाहूंगी, राजस्थान की जनता ने हाल ही में ही भारतीय जनता पार्टी को जिताकर वहां अपनी सरकार बनवाई है। अच्छा, हम अगर ब्रेकअप करके प्रदेश वाइज भी देखें, आप राजस्थान की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, कुछ नैरेटिव्स काफी समय से उड़ाए जा रहे हैं। जैसे हरियाणा का हम अगर एग्जांपल लेते हैं, हरियाणा में तुष्टीकरण की राजनीति की बार बार बातचीत हुई है कि चलो जातियों में बांट देते हैं हम हरियाणा को, और इस हिसाब से दिखा देते हैं कि 2-4 सीटें इंडी नॉन अलायंस जीत जाएगी। लेकिन ये तो पहले भी आपने करने की कोशिश करी है, और उसके बावजूद चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, ये दिखा जा चुका है वहां की चारू जनता जी, के द्वारा। राजस्थान को लेकर ऐसा कोई एग्जिट पोल नहीं है जो कह नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नुकसान हो रहा है। 25 सीटों में से अगर 20 के नीचे बीजेपी रहती है तो नुकसान माना जाएगा इसको। दिस इज क्लोज टू ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ द सीट्स लॉस्ट, and sufficiently more than that number are going to be gained, even if I were to assume what you are I saying. agree, but I'm just मेरा सिंपल सवाल है, तो- मेरा सिंपल सवाल ये है कि राजस्थान में ऐसा क्या बदल गया दिसंबर से लेकर मई के बीच में कि आप सीटें लूज कर जाएंगे? अभी तो देखिए, मेरा मानना यह है कि पिछली बार की तरह इस बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की क्लीन स्वीप होगी, और इसकी बहुत सारी वजहें हैं। बात यह है कि हो सकता है कि कोई साइलेंट वोटर हो या कुछ इस तरीके का आकलन सा बना हो कि एग्जिट पोल इस समय कुछ और दर्शाता हो। फैक्ट लेकिन ये है कि जिस तरीके की लीडरशिप पर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर देखते हैं, राजस्थान में भी हम खासकर देखते हैं, कांग्रेस को नकारा गया है। वहां पर कोई गठबंधन तो एग्जिस्ट करता नहीं है। अच्छा, हो सकता है कि कोई डिफ्लेक्शन की बात हो या कुछ टिकट रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, तो देखिए हार जीत हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में थोड़ी बहुत लगी ही रहती है। ठीक है चारू, मैं लौटती हूँ आपके पास। विवेक करोड़े जी भी हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता, और गौरव छात्रा साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन अदिति, आपके पास आते हुए, एक तो राजस्थान को लेकर आपसे इनसाइट जो चारू ने कहा उसको लेकर, दूसरा इन ओवरऑल चुनावों में मैं कल्ट फैक्टर पर खासतौर पर फोकस करना चाहूंगी कि वो कल्ट फैक्टर क्या नजर आया आपको जिसने इस चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया है? इतनी देर से हम चारू जी को सुन रहे हैं, दूसरे कांग्रेस के और सपा के नेताओं को भी सुन रहे हैं, तो मुझे जो समझ आया वो यही लगा कि जो जिसके फेवर में एग्जिट पोल है वो सही है, जो फेवर में नहीं है उसमें कहीं ना कहीं कोई अंडर करंट है जो 4 जून को आएगा। तो चारू जी के हिसाब से जहां जहां पर गेन हुआ है वो एग्जिट पोल तो सही है, और राजस्थान में गेन नहीं हो रहा तो वो एग्जिट पोल ठीक नहीं है, 4 जून को इसके विपरीत आएगा। और यही सिर्फ चारू जी नहीं, बाकी के प्रवक्ताओं के हिसाब से, यानी कि कोई जमीन पर क्या रिएक्शन आया उसको नहीं समझना चाहता, या ये मानना चाहता कि हाँ ऊपर नीचे हो गया होगा।
दूसरी बड़ी बात है कि आपने कहा कल्ट फैक्टर। देखिए, कल्ट फैक्टर नो डाउट नरेंद्र मोदी थे, लेकिन अभी तक जमीन पर वेव का चुनाव नजर नहीं आया था। फिर भी ये पूरा चुनाव केवल और केवल नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही था, चाहे वो उत्तर हो, चाहे वो दक्षिण हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कोई भी इलाका हो। अब अगर एग्जिट पोल के लिहाज से समझा जाए तो एक बात साफ है, अगर एग्जिट पोल सही है तो कि जो जनता है वो विधानसभा में अलग सरकार को अपने हिसाब से चुनना चाहती है, अपने हिसाब से, और देश के चुनाव में अपने हिसाब से चुनना चाहती है। यानी चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे कर्नाटक हो, भले ही जो भी स्थिति हो, वो देश के चुनाव लेकिन में अगर प्रधानमंत्री नेशनल नरेंद्र मोदी पर्सपेक्टिव को में ऐसा है आदिति, तो देश प्रथम वाला नैरेटिव है ना। अगर नेशनल पर्सपेक्टिव में है तो देश प्रथम नहीं, या फिर विकास या फिर उन तक बिल्कुल। तो योजनाओं का अगर लाभ नरेंद्र पहुंचना- मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, इसका मतलब है कि वो राष्ट्रवाद को पहले चुन रही है, इसका मतलब है कि वो 370 को चुन रही है, इसका मतलब बहुत सारा है। इसका मतलब वो सड़क, नाले, नदी, जो भी लोकल मुद्दे हैं, बिजली, पानी, इन सबको नहीं चुन रही जो कि जमीन पे दिखाई दे रहा था। जातिवाद को नहीं चुन रही जो कि जमीन पे दिखाई दे रहा था। तो हालांकि जो हम ये एग्जिट पोल के लिहाज से बात कर रहे हैं, और कल्ट फैक्टर नरेंद्र मोदी थे। सवाल ये है कि राहुल गांधी जब घर से निकले तो कहीं ना कहीं वो जो पहले उनकी इमेज थी वो बदली भी है, उनका भी कोई सेमी कल्ट उनमें भी नजर आया। लेकिन इन एग्जिट पोल के लिहाज से तो केवल एक ही चीज समझ आती है कि लोगों ने ब्लाइंडली केवल नरेंद्र मोदी को चुना है, जातिवाद को नकारा है, लोकल मुद्दों को नकारा है, राष्ट्रवाद को और इन तमाम राम मंदिर अंडर करंट फिर यहाँ पर नजर आ रहा है, अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे सही है